नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे थे। उसका चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी हम पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं। इस डिस्कशन में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे और इसमें हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, ये बड़ा टॉपिक है, और दूसरा है चुनाव सुधार। ये दोनों ही बड़े टॉपिक्स हैं। इन दोनों को हम इस टॉपिक में इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, मेरी इस पूरी डिस्कशन जो भी मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोशिश है कि बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो स्टूडेंट्स हैं उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, चाहे वो क्लास 11th का स्टूडेंट है उसके भी काम आ पाए, और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काम आ पाए। मैं बहुत ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर बात को बहुत ज़्यादा डीप में ले जाने से क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए मेरी कोशिश है कि काफ़ी बेस से ही डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि हम इसमें ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी 11 टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं इनमें, और इस बार में इस डिस्कशन में हम 2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए, इससे पहले के जो हमने तीन पार्ट्स में जो हमने डिस्कशन की है, वो की है कि चुनाव क्या होते हैं, निर्वाचक क्षेत्र क्या होते हैं, जिस जगह पे चुनाव किया जाता है। मैंने आपको सीट के बारे में बताया था। इसके अलावा हमने ये बात की है कि चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, चुनाव में कौन कौन जो है मतदाता होगा, कौन चुनाव में खड़ा होगा, चुनाव को करवाने का तरीका क्या होगा। जैसे कि हमने बात की थी ना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा या सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, वो तरीका क्या होगा। हमने ये सारी बातें की। लेकिन अब जो है हम बात करेंगे कि उन चुनाव को करवाएगा कौन। चुनाव को करवाता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्शन। ठीक है ना, तो मतलब इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। इंग्लिश में इसको निर्वाचन आयोग को कहा जाता है इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये जो चुनाव है वो स्वतंत्र होना चाहिए। मैंने लास्ट में आपको ये भी बताया था कि किसी भी चुनाव को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, हम अपनी सरकार को चुनते हैं, इसलिए जो चुनाव है वो स्वतंत्र होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो वोट डालना चाहता है वो बिना डर के किसी भी पार्टी को वोट डाले। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो चुनाव बिना किसी डर से लड़ सके। और दूसरी बात, चुनाव जो है निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष का मतलब होता है कि ये जो चुनाव आयोग है जब भी चुनाव करवाएगा तो वो किसी का भी साथ नहीं देगा। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए काफी हमने प्रयास किए हैं कि हमारे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव को करवाने का जो तरीका है वो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। ठीक है ना, इसके लिए हमने काफी प्रयास किए हैं। इसलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत हमने निर्वाचन आयोग का गठन किया है, निर्वाचन आयोग को बनाया गया है। देखिए, संविधान किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो देश कैसे चलेगा उसके बारे में सब कुछ लिख दिया जाता है। हर शक्तियों के बारे में लिख दिया जाता है, लोगों के क्या अधिकार होंगे, सरकार कैसे बनेगी। तो सरकार बनाने के लिए एक चुनाव करवाना बहुत जरूरी होगा। तो चुनाव करवाएगा कौन? निर्वाचन आयोग, और इसके बारे में हमें पता चलता है अनुच्छेद 324 से। ठीक है, मैं अभी आपको ये पूरा अनुच्छेद पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम सबसे पहले बेस से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है वो निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, निर्वाचन मतलब चुनाव करवाना। निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने, चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को दे देता है हमारे देश का जो अनुच्छेद 324 है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हमें चुनाव करवाना है। आप बिल्कुल बेसिक से समझिए, हमें चुनाव करवाना है तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि कौन कौन वोटर होंगे। वोटर लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, हमने वोटर लिस्ट भी बना ली। इसके अलावा हमें क्या चाहिए कि भाई सबसे पहली बात है कि कौन कौन सी पार्टी जो होगी वो चुनाव में भाग लेगी। हमने पार्टी को रजिस्टर तो कराना पड़ेगा ना कहीं रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। जैसे चुनाव आयोग जो है वोटर की लिस्ट बनाएगा, कौन कौन होंगे, जैसे 18 साल से कोई भी ऊपर होगा वो वोटिंग करेगा। पार्टीज कौन कौन सी होंगी। इसके अलावा उस पार्टी के अलग अलग जो चुनाव के चिन्ह होंगे, ठीक है ना, चुनाव चिन्ह या सिंबल जिनको कहा जाता है, चुनाव चिन्ह जो है वो भी चुनाव आयोग बताएगा कि भाई जैसे हमने बताया ना, बीजेपी कमल के फूल से जो है बीजेपी को जो है जाना जाता है, हाथ जो है वो कांग्रेस का है, झाड़ू आम आदमी पार्टी की है। इस तरह से चुनाव चिन्ह जो है चुनाव आयोग बताता है। इसके अलावा उस चुनाव को लड़ेगा कौन उस पार्टी की तरफ से, जैसे कैंडिडेट कौन होंगे,
ठीक है, ये भी चुनाव आयोग बताएगा। अच्छा, चुनाव सब कुछ बताने के बाद भाई किस दिन चुनाव होगा, चुनाव की डेट कौन सी होगी, चुनाव की डेट से पहले ये जो कैंडिडेट है वो अपना जो रजिस्ट्रेशन कराएगा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उस डेट को बताया जाएगा। इसके अलावा जो रिजल्ट कब आएगा, ये सारी बातें जो हैं वो कौन बताता है, चुनाव आयोग। ठीक है ना। तो इस चीज के लिए देखिए, चुनाव का संचालन मतलब चुनाव को कराने के लिए मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव का संचालन, चुनाव को कैसे करवाया जाएगा उसका अधीक्षण मतलब उसको जो सुपरवाइज जो है कौन करेगा, चुनाव आयोग। निर्देशन करेगा और नियंत्रण रखेगा। निर्देशन का मतलब होता है जैसे चुनाव आयोग बोलेगा वैसे ही सारा कुछ होगा। इसका अधिकार जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग को है। देखिए, संविधान में ये जो शब्द है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात की जो जिम्मेदारी है, हर बात के मतलब अंतिम निर्णय की जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को दे दिया जाता है। मतलब चुनाव कराने का पूरा काम जो है, मतलब वोटर लिस्ट बनाने से लेकर रिजल्ट तक का सारा काम जो है वो चुनाव आयोग करवाएगा। आपको बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। तो भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए हमने प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी का जो है उसका भी गठन किया गया है कि देखिए, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसके लिए चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी होता है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। उसकी सहायता के लिए हर राज्य में, जो हमारे 28 राज्य हैं, वहां पर भी एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जो निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी नहीं होती है। एक बात को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, ये जो चुनाव आयोग है, वो काम क्या करता है, वो लोकसभा के चुनाव करवाएगा, वो राज्यसभा के चुनाव करवाएगा, जो विधानसभा के चुनाव करवाएगा। ये तो हो गए केंद्र के चुनाव जो पूरे देश के होते हैं, ये हो गए राज्य के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव। हर राज्य में विधानसभा होती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। हम इसको सरकार के चैप्टर में समझेंगे, ठीक है ना, जो इसके अगले चैप्टर्स आएंगे। तो ये सारे चुनाव जो है, इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ठीक है ना, इन सब के चुनाव जो है निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन जो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो है पंचायती राज व्यवस्था भी है, तो पंचायतों के चुनाव या जो लोकल एरिया के जो शहरों में चुनाव होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के, वो राज्य के चुनाव आयुक्त ही चुनाव करवाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब क्या था, मैं इसके आगे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले क्या था, भारत में जो निर्वाचन आयोग था ना, पहले वो एक ही सदस्यीय था। मतलब एक सदस्य का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही मेंबर था, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन जिसको हम बोलते हैं। अब ये एक पूरी बॉडी होती है, बॉडी का मतलब है कि ये इसके पास पूरी पावर होती है, तो ये अकेला ही बंदा था। फिर उसके बाद जो है हमारे संविधान में तो कहा गया था कि एक सदस्य भी हो सकता है और बहुसदस्य भी हो सकता है। बहुसदस्य मतलब एक से ज्यादा सदस्य भी हो सकते हैं। पहले जो है ये एक ही सदस्य था, इसमें सारी पावर एक ही के हाथ में थी। फिर क्या हुआ, जब 1989 के जो आम चुनाव हुए, पूरे देश के जो चुनाव हुए थे, उससे पहले जो है वहां पर जो है दो अन्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त कर दिया गया था। मतलब फिर उसके बाद जो है क्या कर दिया गया, एक से बढ़ाकर के दो और कर दिए गए, तो 3 हो गए थे। ये कब किया गया था, जब 1989 के चुनाव हुए थे। ठीक है, चुनाव के बाद ही फिर इन दोनों चुनाव आयोग को हटा करके फिर दोबारा एक कर दिया गया था 1989 के चुनावों के बाद। अब बात समझ लें, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 1989 के चुनाव से पहले एक ही था चुनाव आयुक्त, अकेला, सारी पावर एक ही के हाथ में। फिर उसकी पावर को थोड़ा बांट दिया गया, 2 और चुनाव अधिकारी जो है नियुक्त कर दिए गए, टोटल हो गए 3। लेकिन चुनाव के बाद फिर दोबारा उसको अकेला बना दिया गया, ठीक है ना, फिर दोबारा एक हो गया। फिर आती है बात 1993 की। 1989 के बाद जो है 1994 में चुनाव होंगे ना, तो उससे पहले ही 1993 में चुनाव आयोग को जो है दोबारा से बहुसदस्यीय बना दिया गया। बहुसदस्यीय का मतलब होता है एक से ज्यादा सदस्य, एक अकेला तो था ही, प्लस 2 और ऐड कर दिए गए, टोटल हो गए 3। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि भाई मतलब शुरू में ना ये बहुसदस्यीय जब किया गया तो काफी तरह के मतभेद होने लगे, काफी तरह के डाउट्स होने लगे कि भाई ये देखिए, आपस में यदि चुनाव आयोग के नहीं बने तो कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त जो हेड होता है उसके पास ज्यादा पावर होगी, या ये जस्ट सपोज ये टोटल हो गए 3, अगर 3 में से कोई 2 बंदे अगर उस राय से नहीं मानेंगे तो क्या वो चुनाव मतलब वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो भाई काफी तरह के डाउट चल रहे थे, अब एक से जब ज्यादा बना दिए गए, लेकिन बाद में न्यायालय ने भी यही कहा कि भाई एक से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सारी शक्तियां एक ही चुनाव आयुक्त के पास ना हो।
अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब हमने क्या किया, अपने जो चुनाव आयोग है उसको बहुसदस्यीय बना दिया। बहुसदस्य मतलब एक से ज्यादा सदस्य उसमें होंगे। अगर मान लो, देखिए इसके हाथ में बहुत पावर होती है, जो निर्वाचन आयोग होता है, यदि उसके हाथ में जो पावर है अगर उसने उसका गलत इस्तेमाल करा, वहां पर उसने इलेक्शंस में गलत इस्तेमाल करा, तो इसीलिए हमने एक से ज्यादा हमने क्या करा, 2 और बढ़ा दिए, टोटल 3 हो गए। अब ये तीनों जो है वो नजर रख सकते हैं, शक्तियां बट गई। ठीक है ना, शक्तियों को बांट दिया गया, इसलिए अपना ये कह सकते हैं करप्शन बहुत कम होगा। ठीक है, देखिए अभी तक जो पढ़ा है ना उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग जो है, जो इलेक्शन करवाता है, निर्वाचन आयोग जो है उसमें एक से ज्यादा सदस्य होंगे। पहले एक था, उसको बढ़ा करके 2 और करके हमने 3 कर दिए। जो एक ये सदस्य होगा इसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग को जो हेड करता है उसमें मुख्य होता है, वो एक ये होगा। और ये क्या काम करेगा, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करेगा। इसका अध्यक्ष होगा निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा 2 होंगे निर्वाचन आयुक्त। ठीक है ना, एक होता है इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उसकी अध्यक्षता करता है, 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई है। इनका काम है पूरे देश में इलेक्शन करवाना। मैं आपको ना एक बार और क्लियर कर देता हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो इसमें जो है कौन कौन है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन कौन होंगे। अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। ठीक है ना, ये जो सुनील अरोड़ा जी हैं, ये इनकी ये फोटो है। ठीक है, ये है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दूसरे हैं हमारे, एक ये हो गए अशोक लवासा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आईएएस अधिकारी हैं। अशोक लवासा जी ये भी आईएएस अधिकारी हैं। और जो इसके अलावा सुशील चंद्रा हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, एक तो ये हो गए, दूसरा नंबर ये हो गया और तीसरा हो गया सुशील चंद्रा जी का, ये आईएएस अधिकारी हैं। तो ये तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इनके पास 300 अधिकारी होते हैं, उनसे ये काम करवाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बात करते हैं। देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो तो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, और बाकी निर्वाचन आयुक्त दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर चुनाव करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जो है खुद तो नियुक्ति करते नहीं है, जो मंत्री परिषद होती है वो राष्ट्रपति को सलाह देती है कि इस व्यक्ति को जो है निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दो, मतलब उसकी पोस्टिंग कर दो। तो वो एक व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करते हैं और 2 को जो है निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। एक बात, 2 वर्डों का ना मतलब समझते हैं। एक होता है सेलेक्ट, ठीक है, एक होता है इलेक्ट। देखिए, सेलेक्ट का मतलब होता है किसी को चुन लेना कि ये व्यक्ति जो है बनेगा। ठीक है, मतलब जो मेरी पसंद का है उस व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इलेक्ट का मतलब होता है किसी को चुन लेना। सेलेक्ट का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को सेलेक्ट करना, इलेक्ट का मतलब होता है उस व्यक्ति को जो है चुन लिए जाना, जैसे हम लोग जो है अपने नेताओं को चुनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिस व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया है मंत्री परिषद के द्वारा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है उस मतलब जो है उनकी नज़र में बहुत अच्छा हो। जस्ट सपोज अभी 2019 में चुनाव हुए हैं, तो 2024 में भी तो चुनाव होंगे। अब जब 2024 में चुनाव होंगे तो हमारी सरकार ये चाहेगी कि वही तो चुनाव जीते। इसी वजह से जो है वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने खास बंदे को ही जो है सिलेक्ट कर सकती है कि ये व्यक्ति जो है निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक है ना, इसीलिए जो है इस तरह की प्रक्रिया की जो मंत्री परिषद कहेगी, राष्ट्रपति उनको चुन लेंगे, ऐसा जो है इसके लिए जो है काफी लोग शंका व्यक्त करते हैं। उनका मतलब मानना यह है कि काफी लोगों को और हमारे संविधान में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जिन्होंने चुनाव करवाने हैं और बाकी ये जो दोनों जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको जो है मिलकर के चुना जाए, मतलब उसमें सिर्फ जो है मंत्री परिषद ही भागीदारी ना करे। तो आगे बात करते हैं। देखिए, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त दोनों को मिला करके बनता है इलेक्शन कमीशन, जो है चुनाव आयोग। अब इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, यदि इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो इनको जो है सरकार हटा भी सकती है। इसीलिए हमारे संविधान में इनका जो कार्यकाल होता है कि कितने समय तक ये कार्य करेंगे। ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो निर्वाचन आयुक्त जो है ये कब तक कार्य करेंगे, 1 ये हैं, 2 ये हैं, तो इनके लिए जो है इनकी कार्यकाल की सुरक्षा देना जरूरी होता है कि जस्ट सपोज कि इन्होंने कोई डिसीजन लिया तो उसके बाद इनको हटाया जा सकता है, तो इनको जो है हटाया ना जाए, इसलिए इनको जो है कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है। उनका कार्यकाल है 6 वर्षों का या 65 वर्ष। जस्ट सपोज कि उन्होंने जो है आज 2019 में है कार्यकाल अपना जो है चालू करा, तो 2025 तक होगी। या एक तो ये है, दूसरा बात है यदि वो 65 साल के हो जाते हैं उससे पहले तो उनको हटाया जा सकता है।
ठीक है ना। अगर मान लो उनको हटाना हो, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और करप्शन का चार्ज लगता है, तो उनको जो है मतलब राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति जो है एक अपना जो है नोटिस लेकर आएंगे, फिर संसद के दोनों सदनों में, जो लोकसभा है और राज्यसभा है, वहां पर उनको विशेष बहुमत से हराया जाएगा। अब विशेष बहुमत क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए अब ये जानते हैं कि विशेष बहुमत किसे कहते हैं। देखिए विशेष बहुमत को जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% या आधा, आधे से एक ज्यादा, 50% प्लस 1। जस्ट सपोज कि अगर कोई टोटल संख्या है 60, ठीक है, तो साधारण बहुमत इसका कितना होगा, आधे से एक ज्यादा 30 प्लस 1 31, 31 जो है साधारण बहुमत होगा। अब बात करते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में दो तरह की कंडीशन को पूरा होना जरूरी है अगर किसी को भी हराना है तो। पहली कंडीशन समझिए ध्यान से, उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत हो। जो टोटल जो सदन में जितने बंदे हैं उसमें जो वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग करने के लिए उपस्थित है, प्रेजेंट है, और जो मतदान करने वाले हैं उनका कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि सदन की जो टोटल संख्या है, कुल संख्या, उसका साधारण बहुमत। इसको बहुत आराम से समझते हैं, इस बात को समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी क्लास में 75 स्टूडेंट्स हैं और हमें जो है विशेष बहुमत से किसी को हटाना है, मॉनिटर को हटाना है। ठीक है, तो 75 का 2/3 कितना होगा, पहली बात करते हैं 75 का 2/3। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे 50, इसको कैसे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, जो है 25 दूनी 50, 50 तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल में से, टोटल जो संख्या है उसमें जो उपस्थित है, मान लो उस दिन जो है सभी वोट देने ही नहीं आए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जस्ट सपोज कि भाई 51 बंदे ही उस दिन जो है वोटिंग करने आए। ये है टोटल 75 बंदे, 75 टोटल संख्या है, लेकिन 51 बंदे ही वोट करने आए, तो अपने को तो टोटल 50 चाहिए। अगर 50 ने वोट दे दिया तो जीत जाएंगे, पहली बात। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन है कि सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या कितनी है, 75। ठीक है ना, 75 का साधारण बहुमत, मैंने आपको साधारण बहुमत क्या बताया, 50% से एक ज्यादा, तो 75 का तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए हम मानेंगे 76। 76 का आधा कितना होता है, 38, तो 38, ये तो एक तो 38 होना चाहिए और दूसरा है ये 50 होना चाहिए, तब जाकर के ये विशेष बहुमत पूरा हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज जो है थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो इनको कैसे हटाया जाएगा, विशेष बहुमत पारित करने के बाद। ठीक है, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी सरकार जो है मुख्य निर्वाचन आयोग को जो है ना हटा सके, इसलिए जो है कोई भी सरकार उनकी तरफदारी नहीं कर सकती। तो निर्वाचन आयोग को जो है कैसे हटाया जाएगा, विशेष बहुमत के द्वारा। अब जो भारत के निर्वाचन आयोग है उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, जिस बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है ना, पहला काम तो ये है, मतदाता सूची तैयार करेगा। मतदाता सूची तैयार करने का मतलब ये है कि भाई जितने लोग वोट देंगे उसमें कोई गलतियां ना हो, किसी के नाम ना छूट जाए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो वो चुनाव कब होंगे, चुनाव का समय कब होगा और चुनाव का पूरा कार्यक्रम क्या होगा, मतलब भाई चुनाव की अधिघोषणा, जैसे चुनाव की डेट्स बताना। ठीक है, चुनाव की डेट्स बता देना। नामांकन प्रक्रिया कि भाई कौन कौन चुनाव में भाग लेगा, कैंडिडेट जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, नामांकन को इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसकी शुरू करने की तिथि, जस्ट सपोज कि अगर चुनाव आयोग ने ये बोला आज है 19 जून और चुनाव आयोग ने ये बोला कि जो है 20 अगस्त को जो है चुनाव होने हैं, तो 20 अगस्त को अगर चुनाव होने हैं तो कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए बताया जाएगा ना कि 10 तारीख तक जो है आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। वो बताए मतदान की तिथि और चुनाव के परिणाम जो है, रिजल्ट कब आएगा, वो सब कुछ ये बताएगा चुनाव आयोग। तीसरी बात कि इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रहना और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से निर्णय लेने का अधिकार है। अब देखिए, चुनाव आयोग के पास ये सारी शक्तियां होती हैं। यदि चुनाव आयोग को अगर ये लगता है कि कहीं पर भी चुनाव जो है वो ठीक से नहीं कराए जा रहे हैं, या वहां पर जो है चुनाव करवाने के लिए माकूल माहौल तैयार नहीं है, माकूल माहौल का मतलब होता है कि माहौल अच्छा तैयार नहीं है, या किसी राजनीतिक दल ने वहां पर जो है मतलब जो है भ्रष्टाचार किया है, लोगों को पैसे बांटे हैं, अगर चुनाव आयोग को ये लगता है तो वहां पर वो चुनाव जो है रद्द भी करवा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, चुनाव आयोग जो है क्या करता है कि वहां पे जितने राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके उम्मीदवार हैं, उनके लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। आचार का मतलब होता है व्यवहार करना।
ठीक है, वो वाला आचार नहीं जो आप घर पे खाते हो। आचार का मतलब होता है व्यवहार करना, कि भाई चुनाव के समय जो है कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई किसी को भड़काएगा नहीं, जो है इस तरह से जो है कैसे वो व्यवहार करेंगे, उनके लिए आचार संहिता लागू की जाती है कि भाई चुनाव को ठीक से करवाया जाए। और चुनाव आयोग जो है साथ साथ में हमने ये चौथी बात करी थी, और पांचवें में हमने ये बात करी है कि निर्वाचन आयोग क्या करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कि कौन कौन सा राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ सकता है, और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित या बांटता है। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने जो है गूगल पे देखा था कि चुनाव आयोग के पास टोटल 300 कर्मचारी हैं, लेकिन भैया 300 कर्मचारी की मदद से तो पूरे देश में चुनाव नहीं हो सकते ना। इसीलिए जो है उनको क्या, चुनाव आयोग को क्या करना पड़ता है कि प्रशासनिक मशीनरी की मदद लेनी पड़ती है। प्रशासनिक मशीनरी क्या मतलब, सरकार के पास जो है अपनी योजनाओं को लागू करवाने के लिए मशीनरी होती है। मशीनरी का मतलब होता है कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, टीचर हो गए, दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारी हो गए, इस तरह के काफी अधिकारी आपने देखा होगा। जब इलेक्शन होता है तो ये सब क्या करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी पे जाते हैं। तो ये सब जो है उस समय क्या करते हैं, चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं। जब एक बार चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, तो ये जो पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी होती है, जितने भी अधिकारी चुनाव करवाने में लगे होते हैं, उन पर चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण हो जाता है। मतलब जिस व्यक्ति को उन्होंने चुनाव के लिए रखा है, जो भी सरकारी कर्मचारियों को रखा है, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण जो है चुनाव आयोग का हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के पास प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दे दिए जाते हैं। जितने राज्य हैं हमारे और जो केंद्र सरकार के पास जो भी अधिकारी होते हैं, उन सभी को हमारे चुनाव आयोग जो है उनको क्या करेंगे, निर्वाचन आयोग जो होगा हमारा, वो क्या करेगा, वो सभी को काम दे देगा चुनाव से संबंधित, और उस पर उनका पूरा नियंत्रण होगा। ठीक है, वो किसी का भी जो है ट्रांसफर कर सकता है, मतलब तबादला कर सकता है। यदि कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उस अधिकारी को जो है क्या कर सकते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, इससे पहले कि हमने ये देखा है कि पूरे वर्षों में, मतलब अभी तक जो है हमारे को 70 साल हो चुके हैं, हमारे चुनाव आयोग जो है 17 बार तो लोकसभा के चुनाव करवा चुके हैं और अनगिनत बार जो है विधानसभाओं के चुनाव करा चुके हैं। और हमने ये देखा है कि चुनाव आयोग ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, तो अभी इसीलिए हमारा जो विश्वास है वो चुनाव आयोग के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होकर के काम किया है। हम एक बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा डेटा पुराना है, 17 बार चुनाव हो चुके हैं 1951 से 52 के बाद लोकसभा के। ठीक है ना, इसने 16 बता रखा है क्योंकि बुक थोड़ी पुरानी है। तो चुनाव आयोग ने जो है बहुत जगह पर काम कर, मतलब जो चुनाव करवाए हैं, जैसे कि असम, पंजाब और जम्मू जैसे ऐसे क्षेत्र जहां पर हिंसा बहुत हो रही थी, वहां पर चुनाव आयोग को जो है काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा चुनाव करवाने के लिए। फिर 1991 में जो चुनाव होने थे तो उस समय चुनाव प्रक्रिया को पहले ही रोक दिया गया, क्योंकि उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, राजीव गांधी जी, उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। फिर मतलब एक तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई, बहुत हिंसाग्रस्त परिस्थिति थी। दूसरी बात कि एक समय जो है चुनाव का माहौल ही खराब हो गया कि पूरे देश में जब है प्रधानमंत्री जी की हत्या कर दी गई तो चुनाव को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ठीक है, तीसरा जो है वो तब आया जब गुजरात के विधानसभा में चुनाव होने थे, तो वहां पर जो है दंगा हुआ, और उससे पहले जो है मतलब उसके बाद जो है गुजरात की विधानसभा जब भंग कर दी गई, तो चुनाव आयोग को ये लगा कि चुनाव जो है कुछ समय तक के लिए स्थगित करने जरूरी हैं, और इस बात को सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी अपनी जो है हामी भरी। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है इतना आसान नहीं है उनका काम। तो चुनाव को करवाने का काम जो है वो बहुत जो है मुश्किल है, और जो है उनको काफी ज्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको अब समझ आ गई हो। जब आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं चुनाव सुधार की। देखिए, इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तक तो हमने ये समझा है कि चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव में कौन कौन भागीदारी करेगा, चुनाव कब होंगे, जैसे निर्वाचन आयोग एक चुनाव करवाएगा। तो चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं होता है। देखिए, चुनाव के द्वारा सरकार चुनी जाती है, सरकार के पास बहुत ज़्यादा शक्तियां होती है, इसलिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि भाई वो उनको जो है हटा लिया जाए, चुनाव के बाद हटा दिया जाए अगर वो ठीक से काम ना करे। तो जो सरकारें हैं या जो नेता लोग होते हैं वो चुनाव में इस तरह से कानूनों को बदल देते हैं या इस तरह के परिवर्तन कर देते हैं कि वो हमेशा से उनकी सरकार को चुन लिया ही जाए।
ठीक है ना। इसीलिए चुनाव में हमेशा से सुधार की गुंजाइश होती है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि चुनाव को करवाने की कोई भी प्रणाली जो है कभी आदर्श नहीं हो सकती। आदर्श का मतलब है कि एक हमने प्रणाली बना दी कि भाई इसी से चुनाव होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो राजनेता है वो भी तो चुनाव में गड़बड़ी करने के कई तरीके ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमारे को क्या करना होता है, चुनाव में जो है हमें नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिससे कि हम चुनाव को ठीक से करवा सके, स्वतंत्र रूप से करवा सके और निष्पक्ष तरीके से करा सके। इसलिए हर चुनाव प्रणाली में कुछ कमियां होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने अपने जो है संविधान में क्या प्रावधान किए हैं, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, हमने अपने संविधान में सभी लोगों को वयस्क मताधिकार दिया है, सभी लोग वोट डाल सकते हैं, चुनाव लड़ने की हमने स्वतंत्रता दी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हमने स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की है। इसी बात को हमने देखा है कि इसी वजह से हम चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवा पाए हैं। लेकिन क्या यही तरीके काफ़ी थे? नहीं, क्योंकि पिछले 70 साल में हमने ये देखा है कि भाई चुनाव सुधार करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाव सुधार का मतलब आप बिल्कुल सिंपल समझिएगा कि चुनाव को इस तरह से मतलब करवाने के तरीके जिससे कि चुनाव जो है और ज़्यादा स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो सके, चुनाव आयोग वो निष्पक्ष हो सके। ठीक है ना। पिछले 70 सालों में हमारी चुनाव प्रणाली में हमने बहुत सारे सुधार करे हैं। ठीक है, और ये जो चुनाव सुधार हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए। जैसे जो ये जो चुनाव के सुधार करने के सुझाव जो हैं, सुझाव समझते हैं ना कि जो है एडवाइस जो दी गई है, एक तो निर्वाचन आयोग ने खुद दी है, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस तरह की एडवाइस दी है कि क्या क्या सुधार करने चाहिए। स्वतंत्र समूह है, एक ऐसे समूह जैसे कि मीडिया में आपने देखा होगा ना कि काफ़ी लोग ये लिखते हैं कि चुनाव में कैसे जो है सुधार किया जाए, और काफ़ी विद्वानों के द्वारा भी जो है बहुत तरह के सुझाव दिए गए हैं। इन्हीं सुझावों को हम पढ़ेंगे जिन्हों को चुनाव सुधार कहा जाता है। देखिए, पहला हम ये देखते हैं कि हमारी जो चुनाव, ये पहला जो है इनका सुझाव क्या है कि हमारी जो चुनाव व्यवस्था है ना उसमें सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली को हटा करके जो है किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है लाई जानी चाहिए। मैंने आपको बताया था सर्वाधिक मत की प्रणाली, जिसके ज़्यादा वोट हो गए वो जीत जाएगा। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में होता क्या है, जिस भी राजनीतिक पार्टी को जितनी वोट मिलते हैं उसी अनुपात में उनको सीटें दे दी जाती हैं। तो पहला जो है उनका सुझाव क्या है कि सर्वाधिक मत की जीत प्रणाली को हटा दिया जाए और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना लिया जाए। तो अगले वाले पे बात करते हैं। देखिए, उनमें कहा गया कि जो संसद और राज्यों की विधानसभाएं हैं, संसद में पूरे देश के लिए जो है मतलब जो कानून बनाया जाता है, और राज्यों की विधानसभाओं में उस राज्य के लिए कानून बनाया जाता है। वहां पर 1/3 सीटें महिलाओं को मतलब महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाए, उनके लिए विशेष प्रावधान बना दिया जाए। तो ये दूसरा। तीसरे की बात करते हैं। देखिए, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, देखिए धन का प्रभाव आपने सुना होगा, जब भी इलेक्शन होते हैं तो पैसों का काफी इस्तेमाल होता है। तो उस मतलब देखिए इससे घाटा क्या होता है। पहली बात तो ये है, जिसके पास पैसा होगा भाई वो जीत जाएगा, जिसके पास पैसा कम होगा चाहे वो ईमानदारी क्यों ना हो वो हार जाएगा। अगर कोई बंदा ज्यादा पैसा लगा रहा है तो भाई बाद में जाके करप्शन करके उतना पैसा कमाएगा भी तो सही। तो भाई आप क्या करें, धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान बनाएं, और इसके अलावा सरकार को एक विशेष निधि बनाई जानी चाहिए। विशेष निधि का मतलब होता है कि हमारी सरकार जो है उस चुनाव के लिए खुद पैसा खर्च करे। ठीक है ना, और मतलब एक हद से ज़्यादा जो है पैसे भी नहीं खर्च होने चाहिए। इसके अलावा चौथे की अगर हम बात करें, जिस भी उम्मीदवार के विरुद्ध जो है फौजदारी का मुकदमा हो। फौजदारी का मतलब देखिए मुकदमे ना दो तरह के होते हैं, एक होता है दीवानी का मुकदमा, दीवानी, और दूसरा होता है फौजदारी। ठीक है, दीवानी का मुकदमा का मतलब होता है जो पैसों से रिलेटेड हो, किसी ने पैसों का फ्रॉड किया हो तो वो आता है दीवानी के मुकदमे में। ठीक है, और दूसरा आता है फौजदारी का। फौजदारी का मतलब है किसी ने कोई मर्डर किया हो, किसी को मारा हो, वो फौजदारी का मुकदमा होता है। ठीक है ना, तो जिस भी उम्मीदवार के विरुद्ध जो है फौजदारी का मुकदमा हो उसको चुनाव लड़ने के लिए पहले ही रोक दिया जाए। अगर उसने अपील भी कर रखी हो तो भी जो है उसको रोक दिया जाए। पांचवे की बात करते हैं। देखिए, चुनाव प्रचार में जाति का और धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और उसके आधार पर जो है अपील भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। छठे की बात करते हैं, जो राजनीतिक दल जो है, ठीक है, वो किस तरह की कार्यप्रणाली को अपनाते हैं। राजनीतिक दल जो है उनकी कार्यप्रणाली जो है मतलब देखिए राजनीतिक दलों के अंदर जो है कौन नेता चुना जा रहा है, मतलब उनको भी बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए। राजनीतिक दल इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो सारी कार्यविधि जो है और ज़्यादा पारदर्शी होनी चाहिए। ये सारे तो सीमित सुझाव हैं, मतलब बहुत कम सुझाव हैं, इस पर भी सभी की आम राय नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए लेकिन जो है हमें समय समय पर नए नए तरीके तलाशने होते हैं जिससे कि हम चुनाव प्रक्रिया को और ज़्यादा
बेहतर बना सके। तो वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और सभी लोग जो हैं जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। देखिए, जब वो उम्मीदवार अपना जो है ठीक से काम करेंगे, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज अगर ठीक से काम करेगी और जो हम लोग हैं वो ज़्यादा नज़र रखेंगे तो चुनाव प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो सकती है। देखिए, कानूनी सुधारों के अलावा दो और तरीके हैं जिनसे अच्छे से काम किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि हम जो लोग हैं, जैसे कि जो जनता है, उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और जो राजनीतिक कार्यों में अपनी सक्रियता से भाग लेना चाहिए। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि भाई जो लोग होते हैं ना वो कई बार वो कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो ना पॉलिटिक्स में बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। इस वजह से जो है क्या होता है कि गलत व्यक्ति को चुन लिया जाता है और वो हमारे लिए गलत निर्णय लेता है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादा सक्रियता से भाग लेना चाहिए। और क्या है कि राजनीतिक इसलिए ये ज़रूरी है कि राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संगठन, इनका विकास किया जाए जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की पहरेदारी करे, मतलब ढंग से अच्छे से चुनाव करवाए जाए, हमारे निर्वाचन आयोग को और ज़्यादा शक्ति मिल सके। तो अब अपनी डिस्कशन को यही समाप्त करते हैं। ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच।